Dear students, today we will start our unit number 3 and the name of unit number 3 is superconductivity. Superconductivity. Till now we have read about कंडक्टिविटी. आपने छोटी क्लासेस में कंडक्टिविटी, कंडक्शन, मेटल्स, इन सब के बारे में किया है और हमें इस प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि कंडक्शन बेसिकली कैसे होता है एंड इट इज सिंपली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट जब हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा. कंडक्टिविटी से आगे का जो पार्ट है दैट इज सुपर कंडक्टिविटी. अब क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है, तो उससे आगे क्या होगा. जब हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं. हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर हैं एंड व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद सम रेजिस्टेंस एंड दे कंस्टिट्यूट करंट. दिस इज कंडक्टिविटी. सिंपल कंडक्शन का अगर फिनोमेना की बात करें तो ये सिंपल हमारा कंडक्शन का फिनोमेना है. लेकिन व्हाट हैपन्स अगर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए. सोच के देखो, थिंक ओवर इट. अगर कंडक्शन के अंदर हमको सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी होंगे, वो आयन कोर्स के साथ कोलिजन भी होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के. वो सब कुछ ठीक है. और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे कंडक्शन को, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो हिंडर करता है, वो रोकता है. ठीक है. अब अगर हम किसी भी तरह से मैं बात करूं, अगर हम किसी भी तरह से सपोज उसके रेजिस्टेंस को खत्म कर दें तो क्या होगा. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. तो क्या होगा that flow of electrons without resistance, without obstruction, without hindrance is superconduction. बट अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनके बीच में कोलिजन ना हो या उनके आयन कोर्स के साथ कोलिजन ना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रहेगा. यही इसके अंदर एक स्पेशल चीज है. यही हम पढ़ेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है. यही इसके अंदर एक स्पेशल चीज है कि जब ये कंडक्टिविटी है, कंडक्शन होगा, लेकिन इट इज कंडक्शन विदाउट रेजिस्टेंस. इट इज कंडक्शन विदाउट रेजिस्टेंस. तो सुपर कंडक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ कंडक्टिविटी विदाउट रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट रेजिस्टेंस. ठीक है. और जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है इट इज अ फिनोमिना ऑफ लो टेम्परेचर. मैं आपको ये चीज पहले बता रहा हूँ कि इट इज अ फिनोमिना ऑफ लो टेम्परेचर एंड टिल द डेट देयर इज नो सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर. बट रिसर्चेज आर गोइंग ऑन. रिसर्च हमारी चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे उनको बनाने के लिए. रिसर्च इज गोइंग ऑन. तो लेकिन अभी तक ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर. तो इसकी जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, तो जो फिनोमिना शुरू होता है 1908 से. 1908 में क्या हुआ. 1908 में जो हीलियम था, हीलियम वाज लिक्विफाइड. हीलियम एक गैस है which has a boiling temperature which is 4.2 Kelvin. Now think of 4.2 Kelvin. When we talk about room temperature, तो room temperature हमारा क्या है. It is nearly 300 Kelvin. 300 केल्विन से 4.2 केल्विन का जो सफर है वो हमारा सुपर कंडक्टिविटी का सफर है बेसिकली. ठीक है. तो 1908 में 4.2 केल्विन पे जो हीलियम था दैट वाज लिक्विफाइड फर्स्टली. देन 1911 में साइंटिस्ट वाज कैमरलिंग ओन्स, और उसने क्या किया
he decided uh, to study the behavior of mercury uh, at 4.2 और हम एट की बात नहीं करेंगे, बिलो 4.2 इससे नीचे उसने स्टडी की, क्योंकि 4.2 केल्विन पे जो हीलियम है वो लिक्विफाई होती है, और अगर हम रिड्यूस प्रेशर पे बात करें तो जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट कैन गो अप टू 1 केल्विन। तो 1911 में कैमरलिक ओन्स ने सोचा तो क्यों ना जो ये लो टेम्परेचर फिनोमिनाज हैं हम मटेरियल्स की स्टडी करें कि वहां पे जाके बिहेवियर कैसा होगा, वहां पे जाके बिहेवियर कैसा होगा। और उसके माइंड में जो जो ये कंसेप्ट आया कि उसको पता है, क्योंकि हमें हमें सबको पता है कि जो मटेरियल है, जो जो मेटल्स हैं, मेटल्स का जो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब जैसे जैसे सॉरी दैट इज पॉजिटिव। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा डाउन जाता रहेगा वैसे वैसे मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी डाउन जाता रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो उसने कहा सोचा कि क्यों ना इसको स्टडी करें, और ही वाज सरप्राइज्ड। उसका जो सरप्राइज था वो सरप्राइज और किस लिए था कि उसने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, मरकरी उसने मटेरियल लिया, उसने देखा कि जो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा लीनियरली डिक्रीज करता है, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे जाके उसने देखा कि जो ये रेजिस्टेंस है इट इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो और लेकिन इस लॉस्ट से भी ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियस था जब डिक्रीज के साथ डिक्रीज कर रहा है तो कहीं जाके एक एक्सपेक्टेड भी था कि जो ये जो टेम्परेचर है, जो जो रेजिस्टेंस है इट विल बी लॉस्ट। बट उससे भी ज्यादा सरप्राइज जो वो हुआ लो टेम्परेचर पे जिस तरह से जीरो को अप्रोच किया, that abruptly it drops to zero, उसको देख के, ठीक है ना। तो जो जो उसके लिए ज्यादा सरप्राइजिंग ये नहीं था कि जीरो को अप्रोच कर गया, उसके लिए सरप्राइजिंग था द वे इन विच इट इज ड्रॉपिंग टू जीरो। और उसने देखा कि लीनियरली मूव करता 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 जैसे ही वो एकदम से 4 केल्विन के आसपास जाता है एकदम से जीरो को अप्रोच करता है, इट अब्रप्टली ड्रॉप्स डाउन टू जीरो। एंड जो जो इस स्टेट से और इस रेंज तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस उसने लिया दैट वाज अराउंड 0.05 केल्विन। 0.05 केल्विन के अंदर वो एकदम से यहाँ से जीरो को अप्रोच कर गया। तो मेन जो जो स्टडी शुरू हुई 1911 में शुरू हुई, जब कैमरलिंक ओन्स ने फर्स्टली लेडन यूनिवर्सिटी में ये स्टडी किया कि जैसे जैसे नीचे जाता है तो बहुत लो टेम्परेचर पे जाके जो रेजिस्टेंस है इट अब्रप्टली ड्रॉप्स टू जीरो, और वो अब्रप्टली ड्रॉप्स टू जीरो इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। बिकॉज अगर इस टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटिंग, एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटिंग इट मींस वी आर गेटिंग कंडक्टर्स, वी आर गेटिंग कंडक्शन without resistance. So this was the origin of superconductivity origin of superconductivity। तो फर्स्ट मटेरियल मरकरी, टेम्परेचर 4.2 केल्विन, और अराउंड 4 केल्विन जो हीलियम है इट गेट्स लिक्विफाइड। तो इट इज बेसिकली द स्टडी एट लो टेम्परेचर्स। और जनरली हम यहाँ पे अभी जो बात हमारी रखेंगे, हम जो सारी स्टडीज करेंगे वो जनरली लो टेम्परेचर पे रहेगी, एंड इट इज बिलो 20 केल्विन मोस्टली, इट विल बिलो 20 केल्विन। जो हमारे टेम्परेचर रेंजेस होंगी वो 20 केल्विन से नीचे। तो सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है? इट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of the material it drops down to zero when the specimen is cooled down to temperature that is near to 0 Kelvin, ठीक है। and the temperature is not zero, basically it is sufficiently low so that this situation can be achieved. So it is simply the phenomena of eliminating of resistivity of metals when the temperature it is dropping down nearly zero। तो सुपर कंडक्टिविटी हो गया हमारा फिनोमिना। एंड the temperature at which this transition takes place,
the temperature at which this transition takes place from the situation of normal resistance to the superconductivity. जिस टेम्परेचर पे ये होगा, द टेम्परेचर इज नेम्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, और स्पेसिफिकली इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फिनोमिना सुपरकंडक्टिविटी, सुपरकंडक्टिविटी क्या है? एलिमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिनोमिना है दैट इज सुपरकंडक्शन, एंड द टेम्परेचर एट विच दिस फिनोमिना अकर्स दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मर्करी इज 4.2 केल्विन। उसके बाद जब इससे आगे प्रोसेस शुरू हुआ, इससे आगे काम चलना शुरू हुआ, तो काम शुरू हो गया कि हम इस 4.2 केल्विन को ऊपर कैसे लेके आए। चलता रहा, रिसर्चेस चलती रही, और 1973 में हमारे पास 23 केल्विन तक हम सुपर कंडक्टिविटी को लेकर आ गए थे, एंड द मटेरियल वाज नायोबियम नाइट्रेट। इट इज नॉट नायोबियम नाइट्रेट, इट इज नायोबियम जर्मेनियम। जो ये एलॉय था नायोबियम और जर्मेनियम का, उसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था दैट वाज 23, और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इट वाज 23.2 केल्विन। ठीक है। 1973 के बाद अबाउट 1 डिकेड कोई ज्यादा इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हो पाई, बट 1986 में मुलर एंड हिज कोवर्कर they generated a combination that was lithium, beryllium and copper oxygen system they generated। ये सिस्टम उन्होंने जनरेट किया, और इसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड 35 केल्विन, और उसके बाद इस 1986 की डिस्कवरी के लिए जो मुलर और उसके कोवर्कर्स थे, दे बैक द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। उसके बाद टिल डेट, आज की डेट तक भी रिसर्च हमारी गोइंग ऑन है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और हम 100 केल्विन के अबाउट रीच कर चुके हैं। अबाउट 100 केल्विन हम रीच कर चुके हैं। अगर हम बात करें टिल डेट, आज की डेट के अंदर, देन द क्यूपरेट ऑफ मर्करी एंड बेरिलियम एंड कैल्शियम, mercury, beryllium and calcium, they have a transition temperature that is equal to 133 केल्विन। यहाँ पे हम आज की सिचुएशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं आज की सिचुएशन में। तो ये हमारी जर्नी है सुपर कंडक्टिविटी की। तो जिस तरह से हमारा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इस सुपर कंडक्टिविटी का, वो रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रही कि इसकी थ्योरी क्या होगी। ये है, ठीक है, इट इज एन ऑब्जर्व फिनोमिना, हम एक्सपेरिमेंटली काम कर रहे हैं, बट ऐसा हो क्यों रहा है? एक चीज तो क्लियर है कि जब हमारा कंडक्शन में चेंज आ रहा है, जो कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, तो देयर इज समथिंग चेंज्ड एट द एटॉमिक लेवल और इवन एट द इलेक्ट्रॉनिक लेवल। क्योंकि जो हमारा कंडक्शन का फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना व्हिच अकर्स एट सम एटॉमिक लेवल। हमारे एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होंगे तभी ये फिनोमिना कहीं ना कहीं चेंज होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेरिमेंट के साथ हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। ना तो कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन समझ में आ रहा था, ना कोई ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल्स थे जो नॉर्मल टेम्परेचर से सुपर कंडक्टर बनेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो हमारी अच्छी मेटल्स की जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, जैसे सिल्वर है, हमारा गोल्ड है, कॉपर है, इवन एट 0.08 केल्विन, 0.35 केल्विन और 0.09 केल्विन, उस रेंज तक भी दे आर नॉट सुपर कंडक्टर्स। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। अच्छे लेवल पे ये कंडक्टर्स हैं, लेकिन जब हम लो टेम्परेचर पे चले गए, वो सुपर कंडक्टर नहीं बने। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है, दे बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर्स, बट दे आर सुपर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर्स रादर देन मेटल्स।
तो कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कोई बेस नहीं आया। इवन एक और चीज इसके अंदर थी कि हो सकता है कि प्योर मेटल हमारी, अगर हम प्योर प्योर मटेरियल की बात करें, तो उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर तब होगा जब हम उसका 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 कोई कोई डेरिवेटिव ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो नायोबियम है, नायोबियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज 8 केल्विन। लेकिन जब हम इस नायोबियम को नाइट्रेट के साथ कंबाइन करवा लेते हैं, इसका नाइट्रेट डेरिवेटिव लेते हैं, तो जो टीसी है इट बिकम्स अराउंड 14.7 केल्विन। इसका डेरिवेटिव से क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। तो ना तो ऐसा कि नॉर्मल रेंज में हमारे पास मेटल होगी तो वो अच्छी सुपर कंडक्टर बनेगी, ना ऐसा कि प्योर मेटल होंगे वो ज्यादा अच्छे सुपर कंडक्टर्स होंगे। तो दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। वो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट हमारे पास रही बहुत लंबे टाइम तक कि एक फिनोमिना है विच वी आर ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंटली बट वी आर नॉट गेटिंग इट्स रीजन बिहाइंड इट और इट्स थ्योरी जिसको हम कह सकें। तो इसीलिए ये बड़े लंबे टाइम तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल हमारा पार्ट ही रहा। हालांकि उसके बाद इसकी थ्योरी आई, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। और तुम ये देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रेंज अलग एक फिनोमिना है जिसके कारण से जो सुपर कंडक्टिविटी है वो अराइज होती है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स की जब बात करेंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेस के अंदर एक चीज मैंने बताया कि पता लगी, सिर्फ एक ही चीज उस टाइम तक कंफर्म थी कि देयर इज समथिंग चेंज्ड एट एटॉमिक लेवल और इलेक्ट्रॉनिक लेवल बिकॉज दिस फिनोमेना इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने थोड़ा सा फोकस होना शुरू किया और फोकस होके उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो कहते हैं कि हम अपनी स्टडी को दो डायरेक्शन में रखेंगे। हम अपनी स्टडी को दो डायरेक्शन में रखेंगे। पहला उनके जो ऑब्जर्वेशन थी दे वर फोकस्ड कि क्या क्या कंडक्शन के अलावा या रेजिस्टेंस के अलावा कोई ऐसी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी चेंज करती हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम नॉर्मल रेंज टू सुपर कंडक्टिंग रेंज। रेजिस्टेंस के अलावा तो पहला जो फोकस था कि टू टेस्ट whether change is reflected in other properties like that in resistance, पहली चीज। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके अंदर चेंज आता है। दूसरा, टू टेस्ट whether the change can be affected by other physical agent। दो चीजें उन्होंने कहा कि हम दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको फोकस रखेंगे। पहला कि क्या रेजिस्टेंस के अलावा भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे रिफ्लेक्ट होती है इस ट्रांजिशन से। दूसरा क्या था, क्या हमारे पास कोई और फिजिकल, टेम्परेचर पे हमने बात की, लेकिन टेम्परेचर के साथ कोई और ऐसा फिजिकल एजेंट है जिसके कारण से जो ये चेंज है ये अफेक्ट होता। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। और जब ये स्टडी शुरू हुई तो स्टडीज में जो पहली का इफेक्ट था कि क्या किसी और के कारण भी, क्या कोई और प्रॉपर्टी भी ऐसी है रेजिस्टेंस के अलावा जिसके अंदर हमारा जो ये चेंज है ये रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे। पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज विच डू नॉट चेंज। पहला आ गया एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर चाहे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर बात करें, चाहे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे बात करें, दोनों का एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया। और एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमारे पास जो इंटेंसिटीज आई और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया दैट वाज आइडेंटिकल।
It was identical. It means there is no change in X-ray diffraction pattern. And when there is no change in X-ray diffraction pattern, it means एटम्स के लोकेशन में, उनकी लैटिस में कोई भी चेंज नहीं होता, उनकी लैटिस में और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उनका उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, जो जो एटम्स की लोकेशंस हैं, जो क्रिस्टल की टाइप है, जो लैटिस की टाइप है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। Moreover, due to not any change in the intensities, it also reflects that there is no appreciable change in the electronic structure also. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है। दूसरा आया, there is no appreciable change in the reflectivity of the materials. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज जो हैं, जो विजिबल में या इंफ्रारेड में, रिफ्लेक्टिविटी इन विजिबल और इंफ्रारेड रीजन, देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज, देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज। तीसरा आया इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन होता है और जो मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, दे डू नॉट चेंज ट्रांजिशन। और चौथा है, देयर इज नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्ट और स्लो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो मोटी मोटी हमारे पास ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। रेजिस्टेंस के अलावा हम देख रहे थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होता, उसकी लैटिस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इंटेंसिटी चेंज नहीं, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, रिफ्लेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले जैसी ही है, उसका थर्मल एक्सपेंशन वही है और उसकी फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट चेंज ऑन ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज व्हिच चेंज ऑन ट्रांजिशन। ऐसी प्रॉपर्टीज जो जो हमारी चेंज करती हैं जब ये ट्रांजिशन होता है नॉर्मल से हमारा, प्रॉपर्टीज व्हिच चेंज ऑन ट्रांजिशन। ठीक है, पहला पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे अंडरगो चेंज इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी लाइन पे चेंज होती हैं जिस लाइन पे हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमारी टोटली चेंज होगी जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। और इवन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे जब हम जाते हैं, जब हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाते हैं, तो जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो पेनिट्रेट कर रहा है मटेरियल के अंदर, दैट इज एक्सक्लूडेड, वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब डायामैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो आ जाती है। मटेरियल चाहे हमारा पैरामैग्नेटिक है, चाहे फेरोमैग्नेटिक है, चाहे डायामैग्नेटिक है, जैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे जाएगा वो जो मटेरियल है दैट बिहेव्स एज ए डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे चेंजेस ड्रास्टिकली। दूसरा आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स दैट चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली। एकदम से अब्रप्ट चेंज आता है इसमें, उसकी जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड की जो जो स्पेसिफिक हीट है उनके अंदर। ठीक है, और तीसरा है जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं दे डिसअपीयर ऑन ट्रांजिशन। ठीक है, और जो चौथा आता है इसके अंदर वो है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है दैट चेंजेस
डिसकंटिन्यूसली अब्रप्टली जो चेंज। तो हमने पहले किया था कि जो वो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एकदम से हमारी चेंज करती हैं, ड्रास्टिकली चेंज करती हैं एज द मटेरियल दैट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो नॉर्मल रीजन से जब सुपर कंडक्टिंग रीजन के अंदर मटेरियल आता है तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज करती हैं, जबकि हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन, मेटल की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो, और जो थर्मल एक्सपेंशन है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं। तो ये तो था हमारा जो पहला पॉइंट था कि टू टेस्ट वेदर this change it reflects in any other properties like that of resistance। अब हम आगे जो चलेंगे, आगे हम करेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि क्या कोई और फिजिकल एजेंट्स ऐसे हैं लाइक टेम्परेचर जिसके कारण से जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके अंदर कोई इफेक्ट आता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। ठीक है, तो दूसरी का जो हम रिजल्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम अपना लेक्चर यहीं तक कन्फाइन रखते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सारे फिजिकल एजेंट्स के साथ कि हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके अंदर क्या चीज। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो उसके टिल देन हैव अ नाइस डे।